अगली हेडिंग डालो मोलरता। मोलरिटी। अगली हेडिंग डालिए मोलरता मोलरिटी। हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं विलयनों की सांद्रताएं व्यक्त करने की विधियां। आज ये तीसरा लेक्चर है 12th की क्लास का, और मैं आप लोगों के लिए बता चुका हूं, कुछ लोग पहली बार आए हैं। उन 3 बातों का प्रतिदिन पालन करेंगे। पहला, क्लास को 100% ध्यान से सुनेंगे। दूसरा, जितना पढ़ाया जाएगा उतना रोज घर पर जाकर जरूर पढ़ेंगे, और उतना याद करने में आपको 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे। जिस दिन 10 मिनट से ज्यादा लग जाए अगले दिन आकर मुझसे शिकायत करिएगा। अगर आपने क्लास को 100% ध्यान से यहाँ सुना तो 80 से 100% यही याद हो जाएगा। और तीसरा कार्य, आपको टेस्ट अवश्य देना है जब भी टेस्ट होगा, ठीक है। तो पहला कार्य जो कि अभी तुरंत करना है वो क्या है? क्लास को 100% ध्यान से पूरा फोकस करके पढ़ना है। तो देखिए, मोलरिटी अर्थात मोलरता, हम लोग पढ़ रहे हैं विलयनों की सांद्रताएं ज्ञात करने की विभिन्न विधियां। जिन लोगों के 2 क्लास छूट गए हैं उन लोगों को ऐप पर दे दिए जाएंगे, तो उन लोगों को वो क्लास भी मिल जाएंगे सेम टू सेम, ठीक है। मतलब जैसा है आपको पढ़ाया था बिल्कुल वैसे ही मिल जाएगा। तो किसी की क्लास यहाँ पर छूटती नहीं है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो मोलरता यानी जब सांद्रता ज्ञात करने की बहुत सारी विधियां हैं, जिनमें हम लोगों ने पहली विधि क्या पढ़ी? पहली सांद्रता ज्ञात करने की विधि भार प्रतिशतता। दूसरी क्या पढ़ी? तीसरी पीपीएम में। चौथी, और ये कौन सी नंबर की है? ये 5वीं है मोलरता। क्या है? अच्छा, ग्राम प्रति लीटर में भी आ गई। अच्छा, तो वो कौन सी थी? 5वीं। ये 6ठी है मोलरता। तो मोलरता हम कैसे ज्ञात करेंगे? 1 लीटर विलयन में हम पता करेंगे कि किसी विलय के कितने मोल उपस्थित हैं, ठीक है। तो देखिए, तो मोलरता का फार्मूला क्या बनेगा बताइए आप लोग। फार्मूला हमने बनाना आप लोगों को सिखाया है। 1 लीटर विलयन में विलय का कितना मोल है, हमने आप लोगों को क्या बताया था कि ये आपके पास कोई विलायक है, कोई मान लो जल ले लिया विलायक के रूप में, इसमें आप विलय घोल रहे हैं। क्या घोल रहे हैं? विलय। कोई भी पदार्थ है जिसको घोला जा रहा है वो विलय है, ठीक है। तो जब आप विलय को घोल रहे हैं तो विलय की सांद्रता, विलय की कितनी मात्रा इसके अंदर उपस्थित है, वही तो सांद्रता है। अगर हम उसे 100 ग्राम में पता कर रहे हैं कि कितने ग्राम विलय है, तो वह भार प्रतिशतता है। 100 ml में कितना ml विलय है, तो वह आयतन प्रतिशतता है। 1 मिलियन ग्राम में कितना है, तो वह पीपीएम में सांद्रता है। अगर हम पता कर रहे हैं कि 1 लीटर में कितना ग्राम विलय घुला हुआ है, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है। 1 लीटर में कितने ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, तो वह क्या है? ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर में सांद्रता है, या फिर नॉर्मलता कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? और अगर हम 1 लीटर विलयन में उसके मोलों का आकलन कर रहे हैं, मोल पता कर रहे हैं कितने घुले हुए हैं, तो वह क्या कहलाएगा? मोलरता। तो मोलरता का फार्मूला क्या बन जाएगा? विलय के मोलों की संख्या। क्या बनेगा बोलो? विलय के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या यहीं पर याद करना है, घर पर जाकर के आपको केवल रिवाइज करना है, यहीं याद होना चाहिए, ठीक है। बटे क्या आ जाएगा? विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। तो फिर इस प्रकार से परिभाषा क्या बनेगी बोलिए? क्या परिभाषा बनेगी? 1 लीटर मानक हमेशा कितना लिया जाएगा? 1 लीटर लिया जाए, तो 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। क्या परिभाषा है बोलिए? यही याद होना चाहिए, 80 से 100%। और बल्कि अगर आप रोज अभी शुरुआत से अगर ध्यान देंगे तो 100% याद होगा। 80 तो मैंने इसलिए बोल दिया कि नहीं तो 100% कहना अच्छी बात नहीं है। अगर आपने ध्यान दिया प्रतिदिन, और पूरे वर्ष से इसी तरह से पढ़ना है, पूरे वर्ष आपको इसी तरह से पढ़ना है। ये नहीं कि शुरुआत के कुछ दिन इस तरह से इस ऊर्जा के साथ पढ़ा
और बाद में धीरे धीरे डाउन पड़ते गए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। और पूरे वर्ष अगर इस नियम का पालन कर लिया 3 बातों का, तो 100% तुम्हारी तैयारी पहले से ही होगी, सब कुछ पहले से ही तैयार होगा आपका, ठीक है। बाकी मैं कोई कसर छोड़ता ही नहीं हूँ, आप 12th वाले बच्चों से पूछ लीजिए। अभी अनसॉल्व्ड चैप्टर वाइज मेरा है, वो आपको दिया जाएगा। आपको ऑब्जेक्टिव न्यूमेरिकल की अलग से बुकलेट दी जाएगी, ऑब्जेक्टिव्स की तैयारी एकदम अलग से होगी, ठीक है। जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, जितने बोर्ड के द्वारा पूछे गए, वो हम लोग शुरू से ही करते हुए चलेंगे, ठीक है। चैप्टर समाप्त होगा तुरंत आपको हम बुक दे देंगे। तो देखिए यहाँ पर मोलरता की डेफिनेशन क्या होगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। और चूंकि आप जानते हैं मोल बराबर क्या होता है, मोल बराबर भार बटे अणुभार, इसलिए मोलरता की दूसरा फार्मूला क्या बन जाएगा, इसलिए मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, जहां मोलों की संख्या वहां क्या आ जाएगा, विलेय का भार, विलेय का भार बटे अणुभार, और बटे क्या आ जाएगा, विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में, ठीक है। तो हमारा दूसरा फार्मूला ये हो गया, क्लियर है। और इसे प्रदर्शित किससे करेंगे, इसे हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक रटना नहीं है, मात्रक भी नहीं रटना है। आप देखो इस फार्मूला में ऊपर क्या लिखा हुआ है, मोल, और नीचे क्या लिखा हुआ है, लीटर। तो फार्मूला क्या हो, मात्रक क्या हो जाएगा, मोल बटे लीटर, यानी मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो मात्रक क्या हो जाएगा इसका, मोल प्रति लीटर। और वह विलयन जिसकी मोलरता होगी 1, वह विलयन जिसकी मोलरता कितनी होगी, 1, उसे हम क्या बोलेंगे, मोलर विलयन कहेंगे। तो जो कंप्लीट डेफिनेशन है, वो कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगी बताइए, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन, और जिसकी नॉर्मलता 1 होती है उसे नॉर्मल विलयन, कल पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर, वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन। अब उधर बिल्कुल नहीं देखना है, इसी बिना देखे बोलो, चलो क्या परिभाषा है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता, इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित, इसका मात्रक, और वह विलयन जिसकी मोलरता उसे मोलर विलयन। याद हो गया कि नहीं, लिख लो, अपने आप लिख लोगे, तो लिख डालो, चलो। 1 लीटर विलयन में उपस्थित, ऐसे ही याद कर लेना है पूरा सिलेबस, ठीक है, सब याद करा देंगे। 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को, और इस बार एक कार्य और भी किया जाएगा, टेस्ट में जो भी स्टूडेंट्स अच्छे नंबर लाया करेंगे उनके नाम भी ग्रुप पर डाल दिया जाया करेंगे। उससे थोड़ा सा उत्साह बच्चों के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा, यार देखो इसका नाम डिस्प्ले हुआ, मेरा नहीं हुआ। तो आप लोगों के बीच एक प्रतिस्पर्धा का माहौल भी इससे पैदा होगा। इंटर वाले बच्चों से हमने इस बार कुछ राय ली थी तो उन्होंने बताया, तो मैंने पिछले कुछ टेस्टों से उनके में करना ये शुरू भी किया है, ठीक है। तो लिखिए क्या लिखा, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है।
आगे लिखो, वह विलयन जिसकी मोलरता 1 होती है उसे मोलर विलयन कहते हैं। उसे मोलर विलयन कहते हैं। मोलर विलयन अंडरलाइन करिए, फार्मूला नोट करिए तीनों। फार्मूला नोट करिए तीनों। उतार लिया बेटा ये दोनों तीनों फार्मूला। अब लिखो, एग्जाम्पल लिखो। 10 MHCl विलयन का अर्थ है कि 10 MHCl विलयन का अर्थ है कि अगर यहां लिखा हुआ एग्जाम्पल देखिए, 10 MHCl लिखा है तो उसका क्या अर्थ है कि इसकी मोलरता 10 है। दैट मीन्स 1 लीटर विलयन में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। तो लिखो 10 MHCl का अर्थ है कि 1 लीटर विलयन में 1 लीटर विलयन में HCl के 10 मोल घुले हैं। HCl के 10 मोल घुले हैं। अब अगली हेडिंग डालिए, मोललता, मोलैलिटी। मोललता, मोलैलिटी ये क्या है? जब हम 1 लीटर विलयन में किसी विलय के मोलों की संख्या का आकलन करेंगे तो वह मोलरता होगी। और अगर हम 1 किलोग्राम विलायक में ऐसा करते हैं, सेम यही कार्य, 1 किलोग्राम विलायक में अगर हम मोलों की संख्या का आकलन कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहेंगे? मोललता कहेंगे। तो फार्मूला क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, अपने आप फार्मूला बनाइए। क्या फार्मूला है? मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, मोलों की संख्या बटे क्या आ जाएगा? यहां विलयन का आयतन लीटर में है और यहां क्या आ जाएगा? विलायक का भार, विलायक का भार। देखिए आवाज ना है बिल्कुल भी। अगर हमने फालतू और चलते देख लिए, मैं बोलवाऊं उतना ही बोलिएगा, पूरे वर्ष मुझे कहना ना पड़े। और अगर फालतू कोई बोला ना आवश्यक तो क्लास से बाहर होगा वो उसी टाइम। ये बात मैं आखिरी बार बोल रहा हूं, दोबारा कहनी ना पड़े। विलायक का भार किलोग्राम में, क्योंकि इंपॉर्टेंट पढ़ा करके निपटा दिया। ये सब चीजें मुझे तो कर नहीं मिलेंगी। अनसॉल्व मुझे कराना, कोई अनसॉल्व नहीं कराता है। कोई करा रहा हो इस समय तो पता करिए, बताइएगा मुझे, ठीक है? कोई तो अनसॉल्व मुझे कराना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने हैं, न्यूमेरिकल्स कंप्लीट एनसीईआरटी कराना है, एनसीईआरटी बेस्ड पूरा सिलेबस हमको कंप्लीट कराना है। तो बहुत सारा काम करना है। टेस्ट भी आपके अनलिमिटेड होने हैं। और उसके बाद तुम क्लास में व्यवधान उत्पन्न करो, उसमें समय नष्ट हो, तो ये कदापि बर्दाश्त नहीं है। सुन ली बात अच्छी तरह से? तो दोबारा हम किसी जो पढ़ना, और एक बात और सुन लो, जिन स्टूडेंट को वास्तव में लाइफ में कुछ करना हो, पढ़ना ही हो, केवल वही लोग आओ यहाँ पर। ये केवल घूमने फिरने के लिए आ गए या खाली बैठ करके चलो बैठेंगे वहां बदतमीजी करेंगे, ये ऐसी स्टूडेंट की यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है। समझ में बात आ रही है? ये तो हर कोई चाहता कि हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट आ जाएं, मैं भी चाहता हूँ,
लेकिन ये भी नहीं चाहता मैं उन टीचरों की तरह कि कोई भी आ जाए, क्योंकि यहाँ पर पहले विद्यार्थी बनो तभी बैठने का आपको जो है अधिकार है। यहाँ पर आए आप बदतमीजी कर रहे हैं, क्लास में ध्यान नहीं दे रहे हैं, पढ़ाई में मन नहीं है, तो उनके लिए एक क्लास नहीं है। इसलिए बार बार मुझे बताना ना पड़े, एक बार बोला 100% ध्यान से सुनना है और ये बात हमेशा याद रखनी है। ठीक है, तो क्या फार्मूला बन जाएगा? विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो देखिए तो इसमें परिभाषा क्या हो जाएगी, बोलो क्या परिभाषा होगी? मानक एक ही लिया जाएगा हमेशा। क्या लिया जाएगा? क्या परिभाषा होगी बोलो? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। क्या परिभाषा है? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। और चूंकि आप जानते हैं, चूंकि मोल बराबर क्या होता है? मोल बराबर भार बटे अणुभार, इसलिए मोललता का दूसरा फार्मूला क्या बनेगा? मोललता बराबर विलेय का भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार किलोग्राम में। तो दूसरा फार्मूला ये हो गया। इसे प्रदर्शित काहे से करेंगे? इसे स्मॉल m से प्रदर्शित किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? देखो, मोलरता है ये। अगर किसी हकलाने वाले व्यक्ति से कहो आप कि कहो मोलरता, तो वो क्या कहेगा? मोललता कहेगा, मोलरिटी नहीं कहेगा, मोललिटी कहेगा। वही तो लिखा है। तो जब आप हकला जाएं तो मोलरता काहे में बदल जाएगी? और हकलाएगा कौन? जिसकी जीभ छोटी होगी। कुछ तो शॉर्टेज होगी उसके जीभ से संबंधित मांसपेशियों में, है ना? तो इसलिए स्मॉल m से याद रखने का तरीका भी थोड़ी लिखोगे कि हकली आदमी ने ये बोल दिया। ये याद रखने का तरीका है कि भाई कैसे याद रखें हम मोलरता और मोललता में, दोनों में अंतर। तो जीभ छोटी होगी तो स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। जीभ भारी भी होगी इसलिए भार लिया जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि यहाँ लीटर लिया जा रहा है, यहाँ किलोग्राम भार लिया जा रहा है। 1 किलोग्राम जीभ भारी हो गई तो हकलाने लगेगा। मतलब जो भी, तो याद रखने का तरीका है। तो मोललता हकला गया तो जीभ छोटी स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे, जीभ भारी होगी। ठीक है, तो किलोग्राम यानी भार आ जाएगा, आयतन की जगह पर क्या आ जाएगा? भार आ जाएगा। तो ये याद रखने का तरीका है। दोनों चीजों को आप याद रख सकते हो। अब तुम लोग क्या करते हो? पहले परिभाषा रखते हो, फिर फार्मूला रखते हो, ठीक है, और फिर ये सब रखते हो कि इसका मात्रक ये है, मोलरता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है, मोल प्रति लीटर होता है। पूरा झूम झूम के माहौल बना करके पढ़ रहे हैं। तो ना तो आपको परिभाषा रखनी है, ना आपको फार्मूला रखना है, ना ये कुछ नहीं रखना। केवल समझ लीजिए, क्लास को 100% ध्यान से सुन लीजिए, तुरंत यही याद, और हर टॉपिक यही याद होगा। दावा है हमारा इस बात का। तो क्या लिखोगे? स्मॉल m से प्रदर्शित करेंगे। मात्रक क्या होगा बताओ भैया जी? क्या मात्रक होगा? ऊपर क्या लिखा हुआ है? मोल, और नीचे क्या लिखा है? तो मात्रक क्या हो जाएगा? मोल प्रति किलोग्राम होगा। और वह विलयन जिसकी मोलरता कितनी होगी? 1, मोललता, उसे क्या कहेंगे? मोलल विलयन कहेंगे। ठीक है। और अगर लिखा हुआ है, एग्जाम्पल देखिए, 10 MHCl, तो इसका क्या अर्थ होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। 10 MHCl का क्या अर्थ होगा कि 1 किलोग्राम विलायक में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। तो कंप्लीट डेफिनेशन बोलिए मेरे साथ, क्या होगी? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे स्मॉल m से प्रदर्शित, इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम, वह विलयन जिसकी मोललता 1 होती है उसे मोलल विलयन। और एग्जाम्पल क्या हो गया? 10 MHCl का क्या अर्थ है?
कि 1 किलोग्राम विलायक में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। क्लियर है? तो लिखा दिया जाए, याद हो गया कि नहीं? लिखो, अपने आप कंप्लीट कर लो। जब समझ जाओगे ना तो अपने आप नोट्स बनाने लगोगे, समझे? और यही होना भी चाहिए। यदि आपने किसी का क्लास अटेंड किया और आप क्लास से बाहर निकल करके वो बात दूसरे बच्चे को नहीं समझा पाए, तो दैट मीन्स आपने कुछ सीखा नहीं, केवल इमला लिख के चले आए। ठीक है, कम से कम दूसरे को ना अपने आप को समझा ही लो जाकर कि हम पढ़ के क्या है। ठीक है, तो लिखो 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, हेलो, हाँ, अरे तो तुम बात कर लो, अभी तो टाइम नहीं है, ये 5 बजे फिर हो पाएंगे। ठीक, क्या लिखा? 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। इसे कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। हाँ, स्मॉल एम कैसे प्रदर्शित करेंगे? स्मॉल एम से प्रदर्शित करते हैं। तथा इसका मात्रक मोल प्रति किलोग्राम होता है। आगे लिखो, वह विलयन जिसकी मोललता 1 होती है उसे मोलल विलयन कहते हैं। वह विलयन जिसकी मोललता 1 होती है उसे मोलल विलयन कहते हैं। अब आप उतार लीजिए तीनों फार्मूला, जो 3 लिखे गए फार्मूला, उनको नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल लिखो, 10 स्मॉल एम बनाइएगा, 10 MHCl स्मॉल एम बनाइएगा। का अर्थ यह है कि 10 MHCl का अर्थ है कि 10 MHCl का अर्थ है कि 1 किलोग्राम विलायक में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। 1 किलोग्राम विलायक में HCl के 10 मोल उपस्थित हैं। अगली हेडिंग डाली है मोल प्रभाज। That means mole fraction. अब एक दूसरे से मत पूछिए, जो भी पूछना है हमसे पूछ लीजिएगा, ठीक है? हाँ, मोल प्रभाज, मोल फ्रैक्शन हेडिंग डालो। मोल प्रभाज का मतलब क्या है? प्रभाज मतलब हिस्सा। प्रभाज का मतलब क्या है? हिस्सा, यानी किसी का कितना पार्ट है। फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? टुकड़ा, टुकड़ा मतलब हिस्सा। समझ में बात आ गई? अब जरा ध्यान दो, कोई भी आपके पास पात्र है, इस पात्र में एक विलयन भरा हुआ है। अब इस विलयन में कितनी चीजें होती हैं बोलो? एक होता है विलेय और दूसरा क्या होता है? विलायक होता है। तो 2 ही तो चीजें होती है ना इस विलयन के अंदर। तो सिंपल सी बात है कि पूरा विलयन 1 है, यानी पूरा हिस्सा क्या है? 1। हाँ, पूरा विलयन 1 है, यानी पूरा हिस्सा क्या है? 1 है।
तो पूरा हिस्सा एक है, उस एक में ही यानी पूरा विलेन एक है ना, उस एक में कुछ हिस्सा विलेय का है और कुछ हिस्सा विलायक का है। तो यही जो हिस्सा हम निकालते हैं कि कितना हिस्सा विलेय का है और कितना हिस्सा विलायक का है, वही क्या कहलाता है, वही मोल प्रभाज कहलाता है। और हिस्सा हमेशा कैसे निकलेगा, जिसका आपको मोल प्रभाज निकालना है उसकी मात्रा, यहाँ चूंकि मोल प्रभाज की बात हो रही है यानी उसके मोल ऊपर रखे जाएंगे और टोटल मोल से जब हम उसके मोलों को भाग कर देंगे तो उसका हिस्सा निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा, बोलिए। तो फार्मूला क्या बनेगा, अब इसका भी अब क्या करो करते हो, उल्टी पढ़ाई करते हो, पहले परिभाषा रटते हो फिर फार्मूला भी रटते हो। नहीं, समझ लीजिए, फिर फार्मूला अपने आप बनाइए और जब फार्मूला बन जाएगा तो परिभाषा अपने आप लिख जाएगी। तो फार्मूला कैसे बनेगा, हिस्सा निकालना हो किसी भी चीज का तो कैसे निकालोगे, उसकी जिसका हिस्सा निकालना उसकी मात्रा को कुल मात्रा से तो भाग किया जाएगा, बोलिए। जैसे हमें अगर विलेय का हिस्सा निकालना है, दैट मीन्स विलेय का मोल प्रभाज, विलेय का मोल प्रभाज अगर हमें निकालना है तो क्या आएगा, विलेय का मोल प्रभाज यानी विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोल, बटे क्या आएगा, कुल मोल। तो कुल मात्रा को उसकी अपनी मात्रा से भाग दे दोगे तो उसका हिस्सा निकल करके आ जाएगा, ठीक है। तो एक बात तो ये हो गई, ये विलेय के का मोल प्रभाज हो गया। अगर हम ये काई होता है विलेय का मोल प्रभाज बराबर क्या हो जाएगा, अगर विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल एन मान लें और विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल एन, तो कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएंगे। इसको काई बोला जाता है, ध्यान रखिएगा, ओके। बोल कौन रहा है क्लास में, क्यों बोल रहे हो। और विलायक का मोल प्रभाज कैसे आएगा, बोलो फार्मूला, विलायक का मोल प्रभाज बराबर क्या होगा, विलायक के मोल, दैट मीन्स विलायक के मोलों की संख्या और बटे कुल मोल। तो ये फार्मूला हो गया। अगर क्या मान चुके ही हैं तो विलायक का मोल प्रभाज काई विलायक बराबर क्या हो जाएगा, विलायक के मोल क्या है कैपिटल एन और कुल मोल क्या है स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब बताइए हिस्सा निकालने, कहीं भी किसी भी चीज का हिस्सा निकालोगे तो यही फार्मूला लगेगा, चाहे वो यहाँ पर मोल प्रभाज हो, मोलों का हिस्सा, मोल प्रभाज क्या, मोलों का हिस्सा, मोल प्रभाज का मतलब ही यही है, मोलों का हिस्सा। ऐसी प्रॉपर्टी होती तो उसका हिस्सा निकाला जाता है, तो उसमें भी ऐसे ही निकाला जाता है, ठीक है। मान लो 4 लोगों के बीच में एक प्रॉपर्टी को बांटना है तो उसका हिस्सा भी इसी तरह से निकलता है। तो कुल मिलाकर के जैसे मान लीजिए आप 3 भाई हो, ठीक है, तो 3 भाई में आपका कितना हिस्सा है, एक पूरी प्रॉपर्टी एक है, उसका कितना हिस्सा है 1/3, एक 3 में बट रहा है ना, तो 1/3। अगर 2 भाई हो तो एक कितने में बटेगा, तो 1/2। ये बटा जो कहते हो समझ में आया क्यों लिखा जाता है। तो अगर 4 भाई हो, 4 लोगों में एक प्रॉपर्टी बट रही है, ठीक है, पूरी, एक का मतलब क्या होता है पूरा, यानी ये पूरी संपत्ति है, चल अचल संपत्ति, उसका अगर तुम 4 भाई हो तो तुम उसके कितने हिस्सेदार हो, 1/4 हो ना, 1/4 आ जाएगा, एक बट जाएगा कितने में, 4 में, एक कितने में बट रहा है 4 में। तो वही तो चीजें यहाँ पर हैं, अगर आपको किसी चीज का हिस्सा निकालना है तो उसकी मात्रा को कुल मात्रा से भाग कर दोगे, समझ में बात आ गई। तो यहाँ पर इस तरह से विलेय का मोल प्रभाज और विलायक का मोल प्रभाज इस तरह से आ गया। अब फार्मूला तुमने समझ लिया और समझ करके फार्मूला लिख लिया, तो फार्मूला देखकर आराम से डेफिनेशन निकाल सकते हो। क्या डेफिनेशन होगी, मान लो आपसे कहा जाए कि विलेय का मोल प्रभाज की डेफिनेशन बताओ, तो क्या डेफिनेशन आएगी, क्या डेफिनेशन आएगी, किसी विलयन में उपस्थित, क्या लिखोगे, विलेय के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या
के अनुपात को विलेय का मोल प्रभाज कहते हैं। और विलायक का मोल प्रभाव निकालोगे क्या परिभाषा आएगी? विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। अब दोनों की अलग अलग ना लिखो तो एक ही साथ लिख दो, तो विलेय और विलायक के बीच या लगा दो, तो क्या परिभाषा होगी? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या परिभाषा हुई? किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। एनी प्रॉब्लम? अब बताओ, ये याद करने की जरूरत है? समझ लिया? ना फार्मूला याद करना, ना परिभाषा याद करना। अगर मेरे हिसाब से चले तो किसी भी चीज को रटने नहीं दूंगा तुम लोगों को, यही याद करके क्लास से बाहर जाओगे। पूरे वर्ष की बात कर रहा हूँ, ये रही कि शुरुआत में क्लास चल रहा है इसलिए बात कर रहा हूँ। चलिए लिखिए, आप लोग लिख लो परिभाषा अपने आप। और पूरे विलयन का मोल प्रभाज कितना होगा बोलो? 1 होगा, क्योंकि पूरा विलयन कैसा है, इसीलिए जब विलेय और विलायक के मोल प्रभाज को जोड़ोगे तो हमेशा 1 आएगा। और ये बात न्यूमेरिकल करते समय सिद्ध होगी। जब हम निकाला करेंगे विलेय का मोल प्रभाज, विलायक का मोल प्रभाज, जब भी उनको जोड़ोगे तो 1 आएगा, क्योंकि हिस्सा एक ही था ना, उसी में कुछ हिस्सा इसका था, कुछ हिस्सा विलायक का था, कुछ विलेय का। इसीलिए हमेशा मोल प्रभाज चाहे विलेय का हो चाहे विलायक का हो, 1 से हमेशा कम आएगा, चाहे थोड़ा ही कम आए। समझ बात आ गई? तो लिखो, किसी विलयन में उपस्थित विलेय या विलायक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को विलेय या विलायक का मोल प्रभाज कहते हैं। मोल प्रभाज अंडरलाइन करो, नई लाइन से लिखो। ये हार्दिक मिश्रा आपने फीस जमा की थी, फीस स्लिप नहीं ली है। हार्दिक है तो ये भर दीजिएगा आज, ठीक है? तुम भी क्या लिखा? मोल प्रभाज अंडरलाइन कर दिया, नई लाइन से लिखो। किसी विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। किसी विलयन का मोल प्रभाज हमेशा 1 होता है। नई लाइन से लिखो, यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या, अच्छा धीरे धीरे ठीक है लिखिए। यदि किसी विलयन में विलेय के मोलों की संख्या स्मॉल n तथा विलायक के मोलों की संख्या कैपिटल N है तो डैश लगा दीजिए और ये सारा फार्मूला जो भी लिखा हुआ है ये सब नोट कर लीजिए, ठीक है? और चूंकि टाइम पर बात करनी है इसलिए इतना ही पढ़ाएंगे, इसके आगे कल